तो यह वीडियो 10 क्लास के छात्र और छात्राओं के लिए है, जिसमें आपको 10 क्लास के जो साइंस का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 यानी श्वसन तंत्र, ठीक है, का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने के साथ साथ इसके पहले हम 2-3 गो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल दिए हैं, जिसमें आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा के बताए हैं। तो आप उसको जाके देख सकते हैं अपने अपने घर पे, ठीक है, मैंने मोबाइल में ही। अब आगे ये चैप्टर 2 होगा, जिसमें आप पढ़े होंगे जरूर श्वसन तंत्र के बारे में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो 10 क्लास के चैप्टर 2 साइंस के चैप्टर 2 यानी बायोलॉजी के जो चैप्टर 2 है उसमें आपको पढ़ने को मिलता है। तो आइए इस चैप्टर में जितनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको हम समझाते हुए आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 नंबर का होता है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। मतलब जितने भी जीवित प्राणी है, ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, बकरा बकरी गाय कुछ भी हो, या गाय हो, कुछ भी यानी जानवर हो गया, इन सब में इनके शरीर में ऊर्जा यानी एनर्जी का उत्पादन किस प्रोसेस द्वारा होता है ना, ये बताना है। एनर्जी का उत्पादन किस प्रोसेस द्वारा होता है। तो जब तक हम लोग लंबा सांस नहीं लेंगे तब तक एनर्जी का उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। तो जनन के द्वारा तो कोई एनर्जी का उत्पादन नहीं होता है, बशर्ते जनन के द्वारा एनर्जी का लॉस होता है। नियंत्रण तो अलग टॉपिक है। उत्सर्जन के द्वारा विभिन्न तरह के हमारे शरीर से उत्पाद निकलते हैं, ठीक है, जो अपशिष्ट होते हैं। तो इसीलिए 1 नंबर आंसर क्वेश्चनवा के आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि क के लिए हम ए लिखेंगे, ख के लिए बी, ग के लिए सी और घ के लिए डी लिखेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है, यहाँ पे श्वसन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। जब तक सांस नहीं लेंगे तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। यदि आपको एग्जाम्पल के अनुसार बताएं तो आप अपना नाक और मुंह बंद करके 5 मिनट तक रहिए, तो आपके बॉडी में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, आप मुंह बांधेंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो जब तक सांस नहीं लेंगे तब तक ऊर्जा का उत्पादन ना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, भोजन अणुओं का क्या होता है। तो भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन होता है तब भोजन अणुओं से एनर्जी का क्या होता है, प्राप्ति होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ऑप्शन बी यानी ख। ऑप्शन बी यानी क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक कौन होता है। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक माने ऊर्जा को कौन ढोने का काम करता है, ये आपको बताना है। ऊर्जा का ढोने का कहा नहीं, मतलब ऊर्जा को स्टोरेज कौन करता है। आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह सही होता है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का फॉर्म कौन होता है आपको बताना है। ऊर्जा का फॉर्म, ये तो ऊर्जा बनने के बाद ऊर्जा को स्टोरेज करता है, लेकिन ऊर्जा का रूप इसमें से किसको बोला जाता है। हरित लौह तो पत्तियों में पाया जाता है और डीएनए न्यूक्लिक पदार्थ है, एटीपी होता है। ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन होता है, एटीपी होता है, जिसका फुल फॉर्म ही होता है एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 गो जो देखिए यहाँ पे एक ग्लूकोज के जो अणु होते हैं, अगर बात करें एटीपी के बारे में, तो एक ग्लूकोज के अणु में 38 एटीपी कंबाइन होते हैं। कितने एटीपी? 38 एटीपी, है ना। एक ग्लूकोज के अणु में कितने एटीपी कंबाइन होते हैं? 38 एटीपी, तब हमको ऊर्जा मिलता है यहाँ पे। तो समस्त जैविक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक कौन होता है यहाँ पे? एटीपी होता है। इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, ऑप्शन डी यानी घ से घरे पढ़ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं। मतलब जब सांस लेते हैं तो इसके बाद क्या बनता है। तो सांस लेने के बाद क्या बनता है आपको पता होगा, ठीक है। सांस लेने के बाद बनता है CO2, ठीक है, उसके बाद जल H2O और फाइनल क्या बनता है, ऊर्जा बनता है यहाँ पे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ग। 4 नंबर के करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ग।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु बने होते हैं? कार्बन। अब ग्लूकोज के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोजवा का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है। तो ग्लूकोज में देखिएगा कार्बन के कितने अणु है, 6 गो। कितना अणु है, 6। इसलिए फाइनली हम बोल सकते हैं, फाइनली वी कैन से दैट ग्लूकोज हैव 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुवेट का निर्माण होता है? वो कौन सा क्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज के एक अणु, ठीक है, एक अणु से विखंडित होने के बाद 2 अणु का निर्माण होता है? ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है। श्वसन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, श्वसन हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड पार्ट है ना एरोबिक, और दूसरा होता है रोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का जब निर्माण होता है तो वह ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है, यानी ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है। इसीलिए वो अवायवीय श्वसन कहलाता है ना, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज के विखंडित होकर 2 अणु ग्लूकोज बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी क, ऑप्शन ए यानी क हो जाएगा 6 का। 7 नंबर कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 की क्रिया कहलाती है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल और CO2 बनने की क्रिया, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कोई प्रक्रिया होती है तो उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इससे अवायवीय श्वसन से पायरुवेट का जब विखंडन होता है तो इससे बनता है इथेनॉल और CO2। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से किसमें विखंडन क्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है ईस्ट में। किसमें होती है? ईस्ट में, है ना, ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होती है, यह आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 क्वेश्चन कह रहे कि ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है? ठीक है, तो वैसे स्थिति में हमारे शरीरवा में, यानी हमारे बॉडी में, हमारे मांस में, हमारी मांसपेशियों में, हमारी मसल्स में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल संचय हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी को थका देते हैं और दर्द उत्पन्न कर देते हैं। तो हम लोग चिल्लाते हैं, आ ऊ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो लैक्टिक अम्ल ही हमारे बॉडी में संचित हो जाते हैं, जिस वजह से हमको चलने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पायरुवेट का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो पायरुवेट का जब पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो इससे ऊर्जा बनता है और इस ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया चुरा लेता है अपने पेटी में, इसको रख लेता है। इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ग, ऑप्शन ग हो जाएगा। फाइनली आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 11 कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे किस अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं? मतलब ऑक्सीजन युक्त जो वायु होते हैं वो वायुमंडल से पौधे किस अंग द्वारा ग्रहण करते हैं? तो वो तो फाइनल पत्ती होगा, हमने इसके पहले वीडियो में बताया भी था आपको। लेकिन पत्तियों में भी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये सब पत्ती के स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को एस्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, एस्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। तो इसी रंध्रवा के द्वारा वो CO2 का भी अवशोषण करते हैं वायुमंडल से अपने अंदरवा, और CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने अंदरवा से बाहरवा निकालते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसरवा ऑप्शन वात रंध्रवा हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी वात रंध्र नहीं यहाँ पे तीनों ऑप्शन हो जाएगा जी। देखिए ध्यान से, कर कि रंध्र द्वारा या वात रंध्र द्वारा या अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा, इनमें से सभी। तो ये टोटल चीज़ें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, टोटल चीज़ें, यानी ऑप्शन डी सही होगा इस कंडीशन में। ठीक है, नहीं अगर ये ऑप्शन सब नहीं होता तो रंध्र होता, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, वात रंध्र हो या अंतरकोशिकीय स्थान हो, मतलब कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच जो खाली स्थान होता है उसके द्वारा, उसको हम लोग अंतरकोशिकीय स्थान बोलते थे। इसके द्वारा भी वायुमंडल से CO2 पौधे ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, और साथ साथ वात रंध्र से द्वारा भी पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 और O2 को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। और साथ ही साथ पत्तियों के स्ट्रक्चर में जो रंध्र होता है, स्टोमाटा छिद्र जो होता है, उसके द्वारा भी CO2 और O2 का स्थानांतरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। 12 कह रहा है कि पौधे में श्वसन किस भाग में होता है। तो ये तो हेतु चूँकि लड़का नहीं बता सकता है, माने आप अगर 10 या 12th क्लास में होंगे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो पौधे में श्वसन किस भाग से होता है, जड़ के द्वारा होता है कि तना के द्वारा कि पत्ती से या प्रत्येक भाग से होता है। तो पौधे में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये प्रत्येक भाग से होती है। पत्ती के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा होता है क्योंकि तने में छोटे छोटे वात रंध्र पाए जाते हैं। जड़ के द्वारा होता है। अब जड़ के द्वारा कैसे होता है आप बताते हैं आपको पता होगा कि मिट्टी में ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहता है। तब मिट्टी में जो ऑक्सीजन होते हैं उन ऑक्सीजन को क्या करता है कि फ्लोएम ऑब्जर्व करता है और फ्लोएम अपने पार्ट में पूरे पहुंचा देता है। तो इन तीनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, पौधे श्वसन की प्रक्रिया ठीक है कर सकते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 कह रहे कि जंतुओं की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति क्या होती है। जंतुओं की अपेक्षा मतलब जो जीव जंतु उनकी अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति में क्या परिवर्तन होता है। क्या जंतु से पौधे धीमी गति द्वारा श्वसन लेते हैं कि तीव्र गति द्वारा लेते हैं, या कभी धीमी कभी तीव्र लेते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जितना तेज जंतु श्वसन लेते हैं उससे कम पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, मतलब धीमा। ठीक है, तो 13 नंबर का सही आंसर ऑप्शन क हो जाइए, ऑप्शन क से कबूतर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 कह रहा है कि टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो देखिए जितने भी वो कीट पतंगे हैं ना उन सब में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है, और मछली जो होती है फेफड़ा द्वारा गलफड़े द्वारा श्वसन लेती है। और हमारे जैसे प्राणी जैसे जानवर हो गई या हम सब मैमल्स जितने भी हो गए, मैमल्स स्तनधारी जीव, वो सब के सब फेफड़ा द्वारा श्वसन लेते हैं। तो ये ट्रैकिया द्वारा श्वसन लेते हैं। ठीक है, इसलिए 14 नंबर के करेक्ट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, क से कबूतर। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जंतु में श्वसन गैस का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण विधि द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, बताना है आपको। ठीक है, कह रहा है कि किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त ठीक है और जल के बीच होता है। तो रक्त और जल के बीच किसके बीच होता है, मछली में होता है। ठीक है, किस में होता है, मछली में, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, क्या कि मछली केवल ऑक्सीजन को पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। आपको पता रहना चाहिए कि जल का सूत्र H2O होता है और H2O में फाइनली ऑक्सीजन अवेलेबल होते हैं। मछली अपने गलफड़े द्वारा ऑक्सीजन को अलग कर लेती है और इस ऑक्सीजन को लेकर पाकुर पानी में करते रहती है। ठीक है, तो फाइनली 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 16 कि निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, किस जंतु में बताना है। तो श्वसन फेफड़ा द्वारा किस जंतु में होता है, आपको हमने अभी थोड़ा देर बताया कि कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। ठीक है, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ग, ऑप्शन ग हो जाएगा। 17 कह रहा है कि मनुष्य में नसिका वेश्म का छोटा अग्रभाग किसमें बाह्य नसिका छिद्र में खुलता है और वह क्या कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, ऑप्शन ख। ठीक है, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, क्या हो जाएगा, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। देखिए प्रघ्राण क्षेत्र जो होता है ये अगर कुत्तों में बहुत बड़ा एरिया होता है प्रघ्राण क्षेत्र का, जिस वजह से किसी चीज़ को आसानी से सूंघ लेते हैं। और यही प्रघ्राण क्षेत्र का जो एरिया होता है मनुष्य में कम होता है, जिस वजह से ये किसी भी चीज़ को जल्दी ज़्यादा दूर तक रहने पर वो नहीं सूंघ पाता है। ठीक है, तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सीधे वायु कोष या एल्वियोली में खुलता है। ठीक है, वायु कोष या एल्वियोली में खुलता है आपको बताना है। ठीक है, तो अगर श्वसन तंत्र की बात करें तो कुछ ये स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और इसके साइड से ऐसे ऐसे श्वसन तंत्र का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे, और इसमें छोटे छोटे एल्वियोली वगैरह निकले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से निकला होता है। तो क्वेश्चन करने की निम्नलिखित में 18 है, कौन सीधे वायु कोष या एल्वियोली, इन सबके एल्वियोली बोलते हैं, में खुलता है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे एल्वियोली में कौन खुल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, वायु कोष्ठ वाहिनियाँ। ठीक है, वायु कोष्ठिकाएँ वाहिनियाँ, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर से अलग करती है। वक्ष गुहा को उदर यानी पेट से अलग करती है। उदर गुहा का मतलब कि पेट के साइड में जो खाली स्थान होता है उसको बोल रहा है। ठीक है, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा डी, सॉरी डी का डायाफ्राम, यानी ए हो जाएगा, डायाफ्राम। ये नीचे के साइड में ऐसा होता है डायाफ्राम। ठीक है, जो श्वसन के टाइम ये पसलियों को ऊपर जब ले जाता है तो फाइनल फेफड़ा को ये सक करता है, ऊपर से धक्का देता है, तो फेफड़ा में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। अब जब यही डायाफ्राम नीचे बैठता है तो फाइनल फेफड़ा भी नीचे आता है और उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत से गैस भी भर जाते हैं। फिर डायाफ्राम ऊपर ढकेलता है तो वहाँ फेफड़ा में मौजूद जितने भी गैस होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो डायाफ्राम सही हो जाएगा ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है। फिर से, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच पेशियां जो होती है, संकुचित का मतलब होता है फूलना, फैलना, तो ये संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना, तब उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक में दिया कि वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, कि वक्ष गुहा फैल जाता है, या फेफड़ा से हवा निकल जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर में क्या होता है, यहाँ पे अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो जब संकुचित होगा ना पेशी हमारा, मतलब पुचकेगा, तो उस कंडीशन में वक्ष गुहा जो होता है फूल जाता है, फैल जाता है। यानी 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा, ऑप्शन ख, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि शिराएँ रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होता है। शिरा जो नस होते हैं उनमें रक्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है कि ज़्यादा होती है, या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बहुत कम होती है, ऑप्शन ए माने क। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है।